टोही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज अधिगम का तीसरा वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज अपना जो तीसरा वीडियो है वो है अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम की प्रक्रिया या सोपान, और दूसरा कौन सा है? अधिगम का दूसरा पॉइंट, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कौन सा है? अधिगम की प्रक्रिया। क्या चीज है? अधिगम की प्रक्रिया या सोपान अधिगम की प्रक्रिया या सोपान, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। अधिगम की प्रक्रिया या सोपान के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने बात करेंगे दोस्तों अधिगम को क्या क्या चीज़ प्रभावित करती है, किन किन चीज़ों को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले प्रक्रिया का मतलब क्या है, यानी कि सोपान का मतलब होता है सीढ़ी दर सीढ़ी आदमी को कुछ अचीवमेंट हासिल करना। जीवन के अंदर बहुत सारे पड़ावों से, सोपान का मतलब होता है पड़ाव, जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति गुजरता है। ये पूरी तरह से मानसिक प्रक्रिया है, तब जाके ज्ञान हासिल होता है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं। यदि आप भूखे नहीं हो तो आप खाने के लिए प्रयास नहीं करोगे। आपको यदि 1 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं और फिर दूसरा आदमी कहे बेटा आपको 1000 रुपये मिल जाया करेंगे महीने के, नौकरी कर लो, बोला नहीं, लाख रुपए तो मेरे को मिल रहे हैं। तो आप लाख रुपए मिल रहे हैं और फिर कोई दूसरा ऑफर दे कि महीने के 1000 रुपये मिल जाएं, तो आप काम नहीं करोगे। तो यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यकता जरूरी है, भूख जरूरी है, आवश्यकता जरूरी है। तो इसके 8 सोपानों में से गुजरना पड़ता है। कितने सोपानों से? अधिगम प्रक्रिया या सोपान है, पड़ाव है, वहां से 8 सोपानों में से गुजरना पड़ता है। कितने से? डिसेल नामक एक विद्वान है। कौन विद्वान है? डिसेल नामक विद्वान है। उन्होंने तो कहा है 5 ही पड़ावों से गुजरना पड़ता है, हालांकि 8 को ही उन्होंने समाहित कर दिया डिसेल नामक विद्वान ने। लेकिन यदि हम बात करें मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 8 पड़ाव बताए हैं। कितने बताए हैं? कि जो सोपान होते हैं वो कितने होते हैं? 8 पड़ाव होते हैं। कितने? 8 पड़ाव होते हैं। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो होता है अभिप्रेरणा। कौन सा? अभिप्रेरणा या प्रेरक। कौन सा? या आवश्यकता। क्या चीज है? आवश्यकता। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, आवश्यकता, अभिप्रेरणा और प्रेरक, इन सब के अलग अलग अर्थ है। लेकिन यदि टॉपिक यह आ जाए, प्रश्न यह आ जाए कि अधिगम की प्रक्रिया या सोपान, उसके संदर्भ में यदि ऑप्शन में अभिप्रेरणा ना आए, आवश्यकता आ जाए, तो आपने आवश्यकता ही भरना है। आवश्यकता भी ना आए, प्रेरक आ जाए, तो प्रेरक ही भरना है। यहाँ पर इसका अर्थ एक ही है। आवश्यकता का मतलब जानते ही हो आप लोग, पानी पीने के लिए आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, भूख के लिए रोटी की आवश्यकता होती है, दूरी को तय करने के लिए आपको बस या कार या जीप या मोटरसाइकिल की आवश्यकता होती है ना। इन चीज़ों को पढ़ने के लिए किताब की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अभिप्रेरणा किसको बोलते हैं? सामान्य भाषा में मोटिवेशन को कहते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो है अपना। अभिप्रेरणा का मतलब अलग से मोटिवेशन, जब किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अंदर से उसको एक्टिव किया जाए, काम करने के लिए उसको सक्रिय किया जाए, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ ना। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़, आदमी को आवश्यकता नहीं होगी तो आदमी काम ही नहीं करेगा ना। तो आवश्यकता अपने आप में एक मोटिवेशन है, यहाँ पर अभिप्रेरणा है। इसीलिए यहाँ पर प्रेरक या अभिप्रेरणा और दूसरा आवश्यकता एक भी संदर्भ से लिया गया है। तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा पैदा होती है, आवश्यकता की आवश्यकता होती है। आदमी सोया रहता है, उसको भूख लगे ही न, प्यास ही न लगे, तो सुबह उठेगा थोड़ी। वो जब तक उसको भूख, प्यास और उसको टॉयलेट की आवश्यकता नहीं होगी तो वो पड़ा रहेगा, सोया रहेगा आलसी की तरह। लेकिन उसको सुबह टॉयलेट की आवश्यकता होती है, उसके बाद में उसको बाथरूम जाना होता है, उसको भूख लग जाती है, उसको प्यास लग जाती है, इसीलिए वो उठता है, उसको आवश्यकता रहती है। और वो चीज़ें उसको भी प्रेरित करती है टॉयलेट की तरफ जाने के लिए, उसको खाने की तरफ जाने के लिए,
तो वहाँ पर वो काम अपना शुरू करता है। इसीलिए सबसे जो पहला जो है वो अभिप्रेरणा है, उसके बाद में दूसरा होता है लक्ष्य। कौन सा होता है? दूसरा लक्ष्य। अब मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं कि सबसे पहले क्या पैदा हुई, आवश्यकता या अभिप्रेरणा, मोटिवेशन पैदा हुआ। लेकिन कई लोग गलत समझ लेते हैं कि लक्ष्य को सबसे पहले रख लेते हैं। लक्ष्य सबसे पहले नहीं होता, लक्ष्य सेकेंडरी होता है। लक्ष्य क्या होता है? सेकेंडरी होता है। जीवन के अंदर अपने घर में लड़का या लड़की नहीं होगी तो विवाह करने का लक्ष्य कहाँ से पैदा होगा? इसीलिए ब्याह करने के लिए, बेटा या बेटी के विवाह करने के लिए पहले संतान की होना जरूरी है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका लक्ष्य सेकेंडरी है। सबसे पहले आपके अंदर आवश्यकता पैदा हो, आवश्यकता जब पैदा हो गई तो उसके बाद में आपका लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य भी अपने दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दैनिक लक्ष्य, है ना। एक तो दैनिक लक्ष्य होते हैं जो सुबह से शाम तक में अपने पूरे करने होते हैं। एक लक्ष्य जो होता है जो हम अपनी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन चीज़ों के लिए करते हैं। सुबह से शाम तक अपने भागते हैं, फिरते हैं, किस लिए? अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए, अपने बच्चों की पेट की भूख मिटाने के लिए अपने सुबह से शाम तक दौड़ भाग करते हैं। वो होती है दैनिक आवश्यकता। दूसरी होती है अपनी ड्रीम, आईएएस बन के लोगों को दिखाना। वैसे पटवारी बन के भी और कांस्टेबल बन के भी अपनी भूख शांत की जा सकती है, लेकिन कलेक्टर बन के हम समाज में दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत संपन्न हैं, हम बहुत एडवांस हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर दूसरी चीज़ है लक्ष्य। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दैनिक लक्ष्य छोटे छोटे होते हैं। दूसरा जो लक्ष्य आपके हमेशा क्या होने चाहिए? बड़े। तो आप में यदि अभी प्रेरणा है तो आप लक्ष्य की तरफ चलोगे। क्या चलोगे? लक्ष्य की तरफ चलोगे। चलोगे कि नहीं चलोगे? आप लक्ष्य की तरफ चलोगे दूसरे नंबर पर। उसके बाद में जो तीसरे नंबर पर आएगा कि जब लक्ष्य होगी तो आप तरह तरह की अनुक्रियाएं करोगे। क्या करोगे? अनुक्रियाएं करोगे। अनुक्रियाएं करोगे। मान लो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है आईएएस के लिए, ठीक है जी। आप आईएएस के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रखा है दोस्तों। तो आपने क्या क्या की? किताबें लेकर आए। दूसरा, आपने अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। तीसरा, आप लोगों ने अपने आप का किसी को आइडियल मानना शुरू कर दिया। तीसरी बात, आपने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। ये तरह तरह की आपने अनुक्रियाएं शुरू कर दी कि ना। किसके लिए की? एक कलेक्टर बनने के लिए, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो आईएएस, ठीक है। और आईएएस बनने के लिए आपने तरह तरह की अनुक्रियाएं की। अनुक्रियाओं में क्या होगा? रुपयों की आवश्यकता होगी किताबों के लिए। दूसरी बात, आपको कोचिंग सेंटर की आवश्यकता होगी, अच्छे ट्यूटर की आवश्यकता होगी, घर वाले आपको 24 घंटे आपकी सपोर्ट करें उस चीज़ की ज़रूरत होगी, एकांत की ज़रूरत होगी, सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको आईएएस बनने के लिए मोटिवेट किसने किया? आपके पापा ने, भाई ने, या आपकी माँ ने, या आपने टीवी में किसी आइडियल को देखा उसने, है ना। उस चीज़ ने आपको अभिप्रेरित किया उन चीज़ों को। और यदि आपके अंदर ये भावना पैदा होगी, आवश्यकता भी होनी भी जरूरी है ना कि आपको आईएएस क्यों बनना है। और वो बातें मोटिवेशन के अंदर आपके आस पड़ोस, या आपके बाप ने, या आपकी माँ ने, या आपके भाई ने, या टीवी में किसी के इंटरव्यू के माध्यम से पता चला, वहां से काम जागृत हुआ। तो 3 स्टेज आपने पार कर लिए जी। अब चौथी स्टेज के अंदर बाधाएं आएगी। क्या आएगी? बाधाएं। आप लोगों को पता है आपने बहुत सारी अनुक्रियाएं की। बाधाएं या क्या आएगी? रुकावट। बाधाएं या रुकावट आएगी। कैसे आएगी दोस्तों बाधाएं या रुकावट? सिंपल सी बात है, आप लोगों ने काम शुरू किया, आप पढ़ रहे हो सुबह 5 बजे उठ के, लेकिन घर वाले बाकी सोए पड़े हैं, घराटे मार रहे हैं, आपका भी मन करता है कि मैं भी वापस सो जाऊं। दूसरी चीज, आपको जो ट्यूटर है उसकी भाषा समझ में नहीं आई, या उसका पढ़ाने की शैली समझ में नहीं आई, तो भी रुकावट आई। तीसरी बात, आप पढ़ रहे हो लेकिन जितनी आपके रुपयों की जरूरत है सामग्री खरीदने के लिए, वो रुपए भी आपको पूरे नहीं मिले, तो भी आपको दिक्कत आएगी। तो बहुत सारी चीजें होगी जो बाधाएं उत्पन्न होगी ना, आपके लिए बाधाएं उत्पन्न होगी। तो आप क्या करते हो? फिर धीरे धीरे उन बाधाओं को दूर करते हो। आप एकांत में कमरा लेते हो ताकि आप दूसरों को सोए हुए न देख पाओ, ताकि उनकी प्रकार सोने का मन न करे आपको। दूसरी चीज, आपको रुपयों की जरूरत है तो आप उधारे ले लेते हो, रुपए उधार ले लेते हो। तीसरी चीज, आपको ट्यूटर समझ में नहीं आ रहा है
तो दूसरे ट्यूटर के पास लग जाते हो। तो यानी कि आप रुकावटों को दूर करने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं। बाधाएं तो सबसे पहले क्या की, अनुक्रियाएं की, और फिर उसके बाद में क्या किया आपने, आपके सामने क्या क्या चीजें बाधाएं पैदा हुई उसके बारे में बताया। उसके बाद में आपने सही अनुक्रिया की, क्या की, सही अनुक्रिया की आपने, और जो सही अनुक्रिया की आपने, उस सही अनुक्रिया के द्वारा आप लक्ष्य की तरफ जा रहे हो। क्या जा रहे हो दोस्तों, आप लक्ष्य की तरफ जा रहे हो जब सही अनुक्रिया कर रहे हो। तो उसके बाद में आप अपने लक्ष्य की तरफ जाते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देख रहे हो, और आप प्री पेपर पास कर देते हो। आईएएस का क्या पेपर पास कर देते हो, प्री का जो पेपर है वो आप पास कर देते हो। और जैसे ही आप प्री के पेपर पास करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक पुनर्बलन मिलता है। क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। मोटिवेशन होता है कि हमने एक स्टेज तो पार कर ली है। क्या कर ली है, आपने एक स्टेज पार कर लिया, आपको मोटिवेशन मिला। दोबारा से आपको लगा कि मेरे मार्ग में जो जो बाधाएं आई थी उन बाधाओं को मैंने पार कर लिया है, और आपको मोटिवेशन मिला, और आपने प्रीलिम एग्जाम जो है वो पास कर लिया दोस्तों। क्या कर लिया है, वो पास कर लिया है। और पास करने के बाद के अंदर जो जो चीजें आपके सहायक हुई उसको आपने संगठन के रूप में चुन लिया। किसके रूप में, एक संगठन के रूप में चुन लिया कि मेरे को प्री पास करवाने में किन किन चीज़ों ने सहायता प्रदान की। उसी को लेकर आप क्या करते हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हो कि प्री के अंदर आपकी जो सहायता की जिन चीज़ों ने, आपके पापा ने, धन ने, अच्छे ट्यूटर ने, उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने का प्रयास करके एक संगठन बना लेते हो। क्या बना लेते हो, संगठन बना लेते हो। और संगठन बनाने के बाद के अंदर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। क्या प्राप्त कर लेते हो। तो दोस्तों मैंने एक आईएएस को मध्य में रख के और एक प्रक्रिया, प्रत्येक आदमी को इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, प्रत्येक आदमी को इसी प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। और वही चीज आपको बताई है जो एक व्यवहारिक जीवन के अंदर होता है, एक अधिगम की प्रक्रिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप टीवी आगे बैठे हो, ये देखो टीवी है जी, ठीक है। इस टीवी के आगे यहाँ पर सोफे के ऊपर आप घर के 3-4 सदस्य बैठे हो, और उसके बाद में आपके पापा ये कह रहे हैं, देख आइए इसका इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में पास हुई है ये लड़की पास हुई है, लड़का पास हुआ है, मैं भी तेरे को आईएएस बनते हुए देखना चाहता हूँ। अपने बेटे को या अपनी बेटी को भी प्रेरित कर रहा है बाप या उसकी माँ या उसका भाई। और अपने को आवश्यकता भी है, देश को तेरी आवश्यकता है, तेरे टैलेंट की, तुम एक महान बन सकता है, तुम किरण बेदी की तरह बन सकते हो आगे चल के, ऐसे आपको कहते हैं। तो वो आईएएस को अपना लक्ष्य बना लेता है। क्या बना लेता है, आईएएस को अपना लक्ष्य बना लेता है। और फिर उसके बाद में बहुत सारी वो अनुक्रियाएं करने लग जाता है, तरह तरह की अनुक्रियाएं करता है। अनुक्रिया का मतलब जो आईएएस के लिए चीज़ें चाहिए उन सामग्री को जुटाता है, जहाँ पर उसको मार्गदर्शन मिलता है वहाँ पर जाता है, उन किताबों को चुन लेता है। लेकिन आपको पता है जीवन के अंदर बाधाएं जरूर आएगी कि नहीं आएगी। जब हम भोजन करते हैं तो दांत के अंदर एक छोटा सा कोई चीज़ फंस जाता है, तो हमें लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी समस्या ही यही है। रोटी तुम्हारी भूख शांत करती है, लेकिन बाधा उत्पन्न होगी ना, हम उसको दूर करते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। उसी प्रकार जीवन में भी जब सुबह उठते हैं तो पूरे दिन रात का इंतज़ार करते हैं कि कैसे हम सोएंगे। पलकों को जब खोलते हैं तो सोचते हैं कि इसको बंद करके आराम दे दें, बंद हो जाती है पलकें तो सोचते हैं खोलें। तो देखो जीवन में एक पल सुख दुख रुकावट बाधाएं आती रहती है, तो बहुत सारी बाधाएं आती है, उनको जो आईएएस की तैयारी करता है वो उनको दूर करता है। और दूर करने के बाद में वो सही अनुक्रिया करता है कि कौन सी चीज़ों से मेरे को एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए, मेरे को पुनर्बलन मिलेगा। क्या मिलेगा, मेरे को पुनर्बलन मिलेगा। तो उसको वो पुनर्बलन मिलता है। क्या मिलता है, एक एनर्जी मिलती है उसको। और पुनर्बलन कैसे मिला, आईएएस का प्री पेपर पास कर दिया या मुख्य परीक्षा भी पास कर दी तो इंटरव्यू के लिए उसको मोटिवेशन मिलता है। जिस प्रकार एक रणजी मैच में एक आदमी जब 100 रन बना लेता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है कि मैं भारतीय टीम के लिए सेलेक्ट हो सकता हूं। उसी प्रकार यहाँ पर पुनर्बलन मिला। पुनर्बलन मिलने के बाद में
वो उन चीज़ों को अपने संगठन के अंदर जोड़ लेता है, अपनी सफलता के लिए, अपने लक्ष्य के लिए उनको स्थायी गुरु बना लेता है, उन किताबों को अपना आइडियल मान लेता है, उन्हीं परिस्थितियों को बार बार दोहरा के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और आईएएस बन जाता है दोस्तों, और वो इस सोपान से गुजर जाता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, अधिगम को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने बात करेंगे अधिगम को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, अधिगम को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, उसके ऊपर अपने बात करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखो सबसे पहला जो कारक है वो अभिप्रेरणा है। कौन सा है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कैसे प्रभावित करता है दोस्तों? कोई भी बालक है उसको अभिप्रेरणा कैसे प्रभावित करता है? मान लो किसी बालक जो घर के अंदर रह रहा है और वो पढ़ता नहीं है, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, महात्मा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में उसको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, वैसे लोगों को आपने बनना है, वैसा आपको बनना है। अभिप्रेरणा अंदर की भावनाओं को जगाना, कार्य करने के लिए अंदर की भावनाओं को जगाना अभिप्रेरणा कहलाता है। अंदर की भावनाओं को जगाना, जैसे छोटा बच्चा है और वो दूध नहीं पी रहा है, तो हमने क्या किया, उसके अंदर सेरेलैक मिला देते हैं, सेरेलैक मिला के और उसके बाद में उसको पिलाते हैं, पी लेता है ना। किसी भी बच्चे को कड़ी खिलानी है आपने और उसका अंग्रेजी सा कोई नाम रख दो, और कोई और चीज़, रोटी को चूर के और उसमें और एक चम्मच लगा दो और उसकी मम्मी कोई अंग्रेजी सा नाम बोल देगी, अरे वाह पूरी एनर्जी हो जाएगी, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, तुम ये कर दोगे वो कर दोगे। तो जो बच्चा है वो उस काम को 1 मिनट में निपटा देगा, यानी कि उस कड़ी को, जो चुरी हुई रोटी है उसको 1 मिनट में खा पी जाएगा। इससे साबित होता है कि जो बालक है उसके अंदर प्रोत्साहन भरा जाए, प्रतिद्वंदिता भरी जाए। पड़ोसी का बच्चे का 10वीं के अंदर 90% आ गए, हम बच्चे के अंदर मोटिवेट करते हैं, उसको सकारात्मक मोटिवेट करते हैं कि देखो उसके इतने नंबर आ गए, तुम ये कर लोगे तो आपको आईएएस करवाएंगे, आपको स्कूटी ला के देंगे, ये चीज़ करेंगे, तो वो काम करने लग जाता है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है, अभिप्रेरणा है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है किस चीज़ को? व्यक्ति को आगे बढ़ने में और अधिगम को सीखने में। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, व्यवहार में परिवर्तन। और वो 10वीं के अंदर बहुत ज़्यादा 92%, पहले वाले पड़ोसी वाले से लड़का है 90% आए, उससे ज़्यादा 92% नंबर लेकर आके पास होता है। उसके पीछे जो मेन कारण था वो अभिप्रेरणा थी। कौन सी थी? मेन कारण क्या थी? अभिप्रेरणा थी। यदि ऐसी अभिप्रेरणा नहीं होगी तो वो उस प्रकार का काम नहीं कर पाएगा। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि, मान लो एक बच्चा है, उसके अंदर सीखने की क्षमता बहुत अधिक है और दूसरा जो बालक है उसमें सीखने की क्षमता बहुत कम है, उसमें जो आईक्यू लेवल कम है। तो आईक्यू लेवल जिसमें कम होगा वो कम इंटेलिजेंट होगा, जिसमें आईक्यू लेवल बहुत अधिक होगा वो अधिक कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर जो अधिगम के लिए बुद्धि भी बहुत ज़्यादा, इंटेलिजेंसी भी प्रभावित करती है। जो आपकी बुद्धि है कि आपका लेवल कैसा है सीखने का, वो भी बहुत अधिक प्रभावित करता है कि आपके अंदर सीखने के लिए कितनी बुद्धि है। अपने कई बार बच्चे को प्रयास करते हैं, बेटा तुम ऐसे बन जाओ, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तो यदि उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसमें आईक्यू लेवल भी नहीं है, 90 से कम है, तो वो कैसे सीख सकता है? उसके बाद में इच्छा शक्ति। कौन सी है? इच्छा शक्ति। आपने कहावत सुनी होगी अधिगम में
कि घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं लेकिन हम पानी पिला नहीं सकते। आप किसी को सोने के लिए अच्छा बिस्तर दे सकते हो लेकिन नींद ला के नहीं दे सकते। आप किसी आदमी को बहुत अच्छा भोजन परोस के दे सकते हो, उसको खिला नहीं सकते। किसी आदमी के अंदर की जब तक इच्छा शक्ति नहीं जागृत होगी सीखने के प्रति, तो आपको पता ही है कि वह अधिगम प्राप्त नहीं कर पाएगा। अधिगम प्राप्त करने के लिए उसके अंदर के जो भाव हैं, उसकी इच्छा शक्ति है, वो जागृत होना बहुत जरूरी है। और यदि वो जागृत नहीं हुई तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। और अच्छी इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए आपको पता है कि जो टीचर है, टीचर को इसी प्रकार का जो कार्य है वो करते रहना चाहिए कि उसके अंदर रुचि जगाता रहे, कि उसको समय समय के अंदर पारितोषिक देता रहे, उसके अंदर के जो भाव हैं वो जगाता रहे, तो वो अच्छा कार्य कर सकता है। उसके बाद में विषय सामग्री, कौन सा? विषय सामग्री। देखो, यदि अधिगम प्राप्त करना है, यानी अधिगम प्राप्त करने वाले कारक या दूसरा क्या, इसको हम तत्व भी बोल सकते हैं, तो विषय सामग्री यदि अनुकूल है, सरल भाषा के अंदर है और विषय सामग्री बच्चे को मिल गई है, तो अधिगम प्राप्त कर लेगा। एक आदमी को कहें गणित के सवाल कर, लेकिन गणित की किताब ही नहीं है तो वो कैसे करेगा? विज्ञान की किताब नहीं है उसके पास में, तो विज्ञान को कैसे पढ़ पाएगा वो? इसीलिए उसके पास में अधिगम को प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तकें, विषय सामग्री होना चाहिए। यदि वो नहीं है उसके पास, तो जिस लेवल के अंदर उसके पास में अधिगम आना चाहिए वो अधिगम उसके पास नहीं आ सकती। और यदि वो उसके पास में सामग्री है तो उसको अधिगम अधिक प्राप्त होगा। उसके बाद में है परिपक्वता, कौन सा है? कोई भी व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो परिपक्व होगा तो अधिगम ज्यादा ग्रहण करेगा, और जैसे वो छोटी क्लास के अंदर है तो अधिगम कम ग्रहण करेगा। तो परिपक्वता अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और परिपक्वता के द्वारा व्यक्ति अधिक से अधिक अधिगम प्राप्त करेगा। तो छठा पॉइंट है वातावरण। दोस्तों, घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा, झगड़ालू नहीं होगा, और घर के अंदर बड़ा सुख सुविधाएं होगी, और घर के जो लोग हैं कोऑपरेट करने वाले होंगे तो अधिगम को ज़्यादा प्राप्त करेगा। और घर वाले यदि झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे और उसके जो दोस्त हैं वो भी गाली गलौच वाले होंगे, पढ़ने वाले नहीं होंगे, आसपास का जो वातावरण है यदि उसको अनुकूल नहीं मिला तो अधिगम को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसके बाद में है जी स्वास्थ्य, कौन सा है? स्वास्थ्य। आप लोगों को पता है कि यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पेट में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, तो बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा, स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, तो वो बढ़िया से आदमी अधिगम नहीं ले पाएगा। और जितना उसको प्राप्त करना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है, वो व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ पाएगा। इसीलिए उसका जो स्वास्थ्य है वो बहुत बढ़िया रहना चाहिए, और यदि स्वास्थ्य बढ़िया है तो वो बढ़िया तरीके से मार्क्स लेकर आएगा और व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। उसके बाद में है शिक्षण विधियां, कौन सा है? शिक्षण विधियां। दोस्तों, शिक्षण विधियां पढ़ाने वाला जो टीचर के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से पढ़ा रहा है। उसके बाद में उसका पढ़ाने की शैली बिल्कुल ही उदार है या नए तरीके से सुसज्जित है, उसको नवाचारों का ज्ञान कितना का है, उसके बाद के अंदर वो बच्चे को जो चीज़ पढ़ाना चाहता है क्या वो उसका मॉडल बना के पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण करती है कि जो बालक है उसको अधिगम जब ज़्यादा प्राप्त होगा जब जो उसकी शिक्षण की विधियां हैं बिल्कुल सरल भाषा में हो, टीचर की भाषा बालक के समझ में आए। दूसरी बात है वो नए तरीके से पढ़ाए। तीसरी बात, पढ़ाने का जो तरीका हो वो ज्ञानवर्धक हो। चौथी बात, उसके अंदर रोचकता हो, जो शिक्षण विधि है उसके अंदर रोचकता भी हो, उसके अंदर मनोरंजन भी हो, उसके अंदर दृश्य भी हो, जो स्वर्ण की जो सामग्री है वो भी हो। ये जब चीज़ें होगी तो बालक अधिगम अधिक प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, अधिगम के बाद
ये जो पॉइंट है, तीसरा वीडियो आज कंप्लीट हो जाता है। कल एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। जब तक आप लोग अपने घरों के अंदर खुश रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।